हेलो गाइस, वेलकम इन बायोलॉजी ट्यूटर। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 4 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो अब हम बिना देरी किए हुए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं और क्वेश्चन आंसर के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज दैट यू वुड फेस इन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इफ़ कॉमन फंडामेंटल फीचर्स आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। यानी कि हमें जो एनिमल्स का हमने क्लासिफिकेशन किया उसमें कौन कौन से डिफ़िकल्टीज आई बिना कोई फंडामेंटल फीचर्स को लिए हुए। तो आंसर देखते हैं। ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स द फंडामेंटल फीचर लाइक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी प्लान, germ layers, body cavity, segmentation, notochord, etc. must be taken into account. Otherwise, adaptive radiation, convergent evolution, vestigial organ, etc. may pose difficulty in the process of classification. तो जब हमने एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन किया वो किस फंडामेंटल फीचर्स पे किया? ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, बॉडी सिमेट्री क्या है, जर्म लेयर्स यानी डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक, बॉडी कैविटी मतलब सीलोमेट है या एसीलोमेट है, स्यूडोसीलोमेट है, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड, ये सब मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, अब यहाँ नहीं बताऊँगी। इन सब फीचर्स के बेस पे क्या हुआ, एनिमल्स का जो है वो क्लासिफिकेशन हुआ। या फिर अगर हम अदर फंडामेंटल फीचर्स की बात कर लें तो हम एडाप्टिव रेडिएशंस भी ले सकते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, वेस्टिजियल ऑर्गन एट्सेट्रा में पोज डिफ़िकल्टी इन द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम इन सब के फंडामेंटल फीचर्स के बेस पे क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसमें क्या डिफ़िकल्टीज़ आएगी। इसीलिए हमने देखा चैप्टर्स में भी हमारे क्या था, इन्हीं सब के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब है और आंसर भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? इफ़ यू आर ए गिवन ए स्पेसिमेन व्हाट आर द स्टेप दैट वो फॉलो टू क्लासीफाई इट। तो अगर आपको कोई स्पेसिमेन दिया जाए तो आप उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स लेंगे उसे क्लासीफाई करने के लिए। तो आंसर देखते हैं। I will observe its fundamental feature like level of organization, symmetry, body plan, germ layers, body symmetry, coelom, segmentation and patterns of digestive, circulatory and reproductive system. तो हम कौन कौन से फंडामेंटल फीचर्स ले सकते हैं? जैसे कि हम पहले से देखते आ रहे हैं, जैसे हमने चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि हम किस किस बेस पे किस किस ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सा हो सकता है स्टेप? ऑर्गेनाइजेशन का लेवल हो सकता है, उसकी सिमेट्री हो सकती है, बॉडी प्लान हो सकता है, जर्म लेयर्स डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बॉडी सिमेट्री, सीलोम, सेगमेंटेशन एंड पैटर्न्स यानी उसका डाइजेस्टिव पैटर्न्स क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ओपन टाइप है या क्लोज टाइप है, एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इन सब के फीचर्स पे हम किसी भी स्पेसिमेन को क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ यूजफुल इज द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ बॉडी कैविटी एंड सीलोम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स। तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि अगर हम किसी भी एनिमल का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसका नेचर ऑफ बॉडी कैविटी और सीलोम से हमें कैसे उसका हेल्पफुल मतलब नेचर उसका पता चलेगा। मतलब क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो अगर हम किसी भी एनिमल को क्लासीफाई कर रहे हैं तो उसका जो बॉडी का नेचर है और बॉडी कैविटी और सीलोम वो हमें किस प्रकार से हेल्प करेगा उसकी स्टडी करने के लिए। तो आंसर देखते हैं। स्टडी ऑफ नेचर ऑफ बॉडी कैविटी इंडिकेट्स वेदर द एनिमल इज एसिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट और हीमोसिलोमेट और स्काइजोसिलोमेट और एंटीरियोसिलोमेट। तो जो सिलोम है वो हमें क्या इंडिकेट करेगा कि जो एनिमल है वो एसिलोमेट है यानी उसमें सिलोम एब्सेंट है, स्यूडोसिलोमेट विद फॉल्स सिलोम, इसका क्या मतलब है कि लाइनिंग की फॉर्म में है, हीमोसिलोमेट यानी सिलोम के साथ ब्लड भी हो रहा है, तो उस एनिमल को हम क्या कहेंगे, हीमोसिलोमेट।
स्काइजोसिलोमेट का क्या मतलब है? सिलोम्ड फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म, यानी जो सिलोम हमारा बन रहा है वो मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से बन रहा है। मीजोडर्म हमारा क्या है? जर्म लेयर्स है। और एंटीरियोसिलोमेट का क्या मतलब है कि सिलोम आर्केंटेरॉन के थ्रू सिलोम जो बन रहा है उसे हम एंटीरियोसिलोमेट कहेंगे। दिस विल हेल्प इन असाइनिंग द एग्जैक्ट टैक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ एनिमल। तो ये हमें क्या एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा है, जो सिलोम है वो हमें एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा है कि कौन सा एनिमल है। तो इस तरह से जो सिलोम है वो हमारे स्टडी में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। तो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन आर कॉल्ड वैक्यूलर डाइजेशन। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन नाम से ही क्लियर है कि बॉडी के अंदर वो डाइजेशन होगा। तो पहला पॉइंट हमारा यही हो गया क्या कि जो बॉडी के अंदर डाइजेशन हो उसे हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहेंगे, या फिर इसको वैक्यूलर डाइजेशन भी कह सकते हैं। वैक्यूलर डाइजेशन कहने का क्या मतलब है कि फूड जो हमारा वो वैक्यूल के इनसाइड में क्या हो रहा है? डाइजेस्ट हो रहा है। और वो वैक्यूल हमारा सेल्स में पाया जाता है, किसमें? लोअर एनिमल्स में, जैसे प्रोटोजोन्स और स्पंजेस। तो स्पंज और प्रोटोजोन में कौन सा डाइजेशन हो रहा है? इंट्रासेलुलर हो रहा है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन को हम वैक्यूलर डाइजेशन भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें वैक्यूल्स में डाइजेशन हो रहा है, और वैक्यूल्स हमारा कहाँ पाया जा रहा है? सेल के अंदर। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है? एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरसेलुलर डाइजेशन। देखिए आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए कि एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन को इंट्रासेलुलर नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरसेलुलर। तो क्या कहा जाता है? इंटरसेलुलर डाइजेशन। क्यों? अगर इन द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ हायर एनिमल्स लाइक एनेलिड्स, क्रस्टेशियन, इंसेक्ट्स, सिफेलोड्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो जो हम लोग में भी, जो ह्यूमंस में कौन सा डाइजेशन होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि हायर एनिमल्स में जो है एलिमेंट्री कैनाल में ल्यूमेन पाया जा रहा है। अगर हम ल्यूमेन कहाँ पाया जाता है? एलिमेंट्री कैनाल में। और किस में? हायर एनिमल्स में, जैसे एनेलिडा, क्रस्टेशियन, इंसेक्ट, सिफेलोड्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the difference between direct and indirect development? अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है? इन डायरेक्ट डेवलपमेंट यंग वन रिजेंबल्स द एडल्ट इन मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स। तो जो डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या हो रहा है? यंग वन को प्रोड्यूस कर रहा है कौन? एडल्ट, जो कि मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में दोनों में सिमिलर होता है। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की केस की बात करें तो जैसे दो ह्यूमंस अगर खड़े हैं तो दोनों ह्यूमंस क्या हैं? मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी क्या है? सिमिलर है। मतलब उनके जो बॉडी है वो एक जैसी दिखती है और उनके फंक्शंस भी क्या हैं? एक जैसे हैं। तो इसीलिए जो डायरेक्ट डेवलपमेंट है वो किस में होता है? एडल्ट्स के केस में, यानी ह्यूमन बींग्स के केस में। वाइल इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यंग वन डिफर फ्रॉम द एडल्ट इन मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। और अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात कर लें तो उनमें जो यंग वंस होते हैं वो मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी क्या है? जो एडल्ट से वो डिफ़र करेंगे। एग्जाम्पल टैडपोल, लार्वा ऑफ फ्रॉग। तो एग्जाम्पल में हम टैडपोल या फिर लार्वा ऑफ फ्रॉग की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को यहाँ तक समझ में अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछिए, मैं आपको और अच्छा बताने की कोशिश करूँगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द पेक्यूलियर फीचर्स दैट यू फाइंड इन पैरासिटिक प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो कौन सा जो पेक्यूलियर फीचर यानी डिफरेंट फीचर्स दैट यू फाइंड इन पैरासिटिक प्लेटीहेल्मिन्थेस, तो आपको कौन सा डिफरेंस, मतलब सब जो हमारे 11 किंगडम्स हैं उनमें आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस का कुछ स्पेशल फीचर बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है?
एब्सेंस ऑफ एपिडर्मिस एंड प्रेजेंट ऑफ क्यूटिकल। तो जो एपिडर्मिस है उसको क्या होता है, एब्सेंट होता है, और इसमें क्यूटिकल पाया जाता है। सेंस ऑर्गन्स आर रिड्यूस और एब्सेंट। सेंस ऑर्गन क्या है, एब्सेंट होते हैं। प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन लाइक सकर और हुक। तो इनमें जो एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं वो सकर होते हैं, फिर हुक होते हैं, फिर दोनों हो सकते हैं। एब्सेंस ऑफ ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। तो इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन यानी मूवेबल ऑर्गन कोई नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट इन टेप वर्म। तो एलिमेंट्री कैनाल भी क्या होता है, एब्सेंट होता है, किसमें, टेप वर्म में। एक पॉइंट मैं आपको सबसे स्पेशल बता रही हूँ इस किंगडम का, फाइलम का। तो क्या है कि इसमें बायोल्यूमिनेसेंस की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि लाइट में भी एमिट करती है, यानी देख सकती है। तो ये हमारे कुछ फीचर्स थे फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द रीजन दैट यू थिंक ऑफ फॉर द आर्थ्रोपोड्स टू कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम। किस रीजन से जो आर्थ्रोपोडा को सबसे लार्जेस्ट ग्रुप कहा गया है एनिमल किंगडम का। तो आंसर देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरोटाइज्ड एक्सोस्केलेटन ऑफ काइटिनियस प्लेट विच हेल्प्स इन। तो इसमें क्या, एक्सोस्केलेटन स्क्लेरोटाइड्स पाए जाते हैं, और इसमें काइटेनियस प्लेट्स भी पाई जाती हैं जो कि क्या करती हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रेडेटर, प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। जो इनकी बॉडी पे जो काइटेनियस की प्लेट्स होती हैं, काइटिन आप लोगों ने तो सुना ही होगा ना, फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। तो आर्थ्रोपोडा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें क्या, उनके बॉडी के ऊपर काइटेनियस प्लेट्स पाई जाती हैं जो कि प्रेडेटर्स से उनको प्रोटेक्ट करती हैं और लॉस ऑफ वाटर में भी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मॉडिफाइड टू फॉर्म विंग्स फॉर फ्लाइंग इन द इंसेक्ट। तो इसमें जो इंसेक्ट में जो विंग्स है वो भी मॉडिफाइड हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या, प्रोवाइड सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल। तो इनके सरफेस पे क्या, वॉलेंट्री मसल भी अटैच होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्म्स माउथ पार्ट फॉर फीडिंग। और इसमें माउथ पार्ट क्या है, फीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसका एक पॉइंट और है कि इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, मल्पिगियन टिब्यूल्स है। तो इसीलिए जो एनिमल किंगडम में जो लार्जेस्ट ग्रुप है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग। तो जो पोरीफेरा, टीनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा में जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है वो किस ग्रुप में पाया जाता है, तो ये आप अपने मन से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। क्या कह रहा है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कॉर्डेट्स हो सकते हैं, लेकिन जो सारे कॉर्डेट्स होते हैं वो वर्टिब्रेट्स क्यों नहीं हो सकते। आपको इस स्टेटमेंट को क्या जस्टिफाई करना है। तो चलिए देखते हैं। बिकॉज इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर आपको वर्टिब्रेट्स में मैंने आपको जो बताया है नोट्स में, उसमें आपको इससे अच्छा आंसर वहाँ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ भी ऐसे जान लीजिए क्यों। बिकॉज ऑल द वर्टिब्रेट हैव नोटोकॉर्ड एंड गिल स्लिट्स एट लीस्ट इन देयर एम्ब्रियो, but there are certain chordates like Hardmania and Amphioxus which do not have vertebral column in any stage of their life cycle। क्यों होते हैं, क्योंकि जो सारे वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें क्या नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं, कब, एम्ब्रियो की स्टेज पे, लेकिन जो कुछ कॉर्डेट्स होते हैं जैसे हार्डमैनिया और एम्फियोक्सस, इसमें क्या है, वर्टिब्रल कॉलम पूरी लाइफ साइकिल में किसी भी स्टेज में नहीं पाए जाते। इसीलिए जो वर्टिब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट्स हो सकते हैं, बट जो कॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं हो सकते। यहाँ पे इसका आंसर उतना क्लियर नहीं हो पाएगा आप लोगों को। मेरे नोट्स में से मैंने वहाँ भी आपको पॉइंट पूरा समझा दिया है, आप लोग चाहें तो वहीं से समझ लीजिए, वरना
अगर आपको वो बड़ा लगे तो आप लोग यहीं से लिख लीजिए, वैसे मैं तो उसी का सलाह दूंगी क्योंकि यहाँ पे बहुत कम दिया हुआ है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ द प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर इन पीसेस। एयर ब्लैडर जो पीसेस हैं उनमें क्यों इम्पॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। एयर ब्लैडर इन बोनी फिशेज एक्ट एज हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन्स टू हेल्प इन बैलेंसिंग द बॉडी इन वाटर। तो एयर ब्लैडर बोनी फिशेज में क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन है, नाम से हाइड्रोस्टैटिक क्या मतलब है, वाटर से रिलेटेड, तो इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि वो वाटर में अपने बॉडी का बैलेंस मेंटेन रख सके, इसलिए एयर ब्लैडर पीसेज में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मॉडिफिकेशन दैट आर ऑब्जर्व्ड इन बर्ड्स दैट हेल्प देम फ्लाई। तो इसका भी आंसर आपको नोट्स में मिल जाएगा, ये मैं नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिए, मैं वहाँ आपको समझा दूंगी। वैसे बहुत आसान है। क्या है, व्हाट आर द मॉडिफिकेशन दैट आर ऑब्जर्व्ड इन बर्ड दैट हेल्प एन देम फ्लाई। तो क्या मॉडिफिकेशन आपने ऑब्जर्व किया है जब बर्ड्स जो हैं उड़ रही हूँ, तो यही इसका क्वेश्चन का यही मतलब है। नोट्स में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, could the number of egg or young ones produced by an oviparous and viviparous mother be equal? Why? Could the number of eggs or young ones produced by an यानी जो ओविपैरस जो एनिमल्स होते हैं वो जो एग प्रोड्यूस करते हैं और जो विविपैरस जो मदर होती है वो जो एग प्रोड्यूस करती है, क्या वो दोनों इक्वल हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो क्यों हो सकते हैं? तो आंसर देखते हैं। An oviparous animal always produce more number of egg that the young one produced by a viviparous animal because their egg are exposed more to external unfavorable condition and predators, so have less chances of survival than the fetus developing inside the mother's body. Large number of eggs compensate the inevitable loss and ensure the continuation of race। तो इसका साफ साफ आंसर ये है कि जो ओविपैरस एनिमल्स होते हैं वो लार्ज नंबर में एग को प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन्वायरमेंट में डायरेक्टली अपने एग्स को एक्सपोज कर देते हैं, जबकि जो विविपैरस मतलब मदर होती हैं उनकी क्या फीटस में ही उनका यंग वंस रहता है, इसलिए उनके प्रोटेक्शन की चांसेस ज़्यादा रहती है। ओविपैरस एनिमल डायरेक्ट अपने एग्स को एक्सपोज करते हैं, इसीलिए उनके डिस्ट्रॉय होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा अमाउंट में एग को प्रोड्यूस करते हैं एज़ कम्पेयर टू विविपैरस एनिमल, ताकि अगर एक एग से डिस्ट्रॉय हो तो कम से कम दूसरे एग से उनका फीटस रेडी हो जाए। तो यही रीज़न है कि जो ओविपैरस एनिमल्स होते हैं वो लार्ज अमाउंट में एग को प्रोड्यूस करते हैं एज़ कम्पेयर टू विविपैरस एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेगमेंटेशन इन द बॉडी इज़ फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो सेगमेंटेशन है, यानी जो सेगमेंटेशन फंडामेंटल फीचर है, वो इन चारों में से सबसे पहले किस में ऑब्जर्व किया गया? पहले प्लेटीहेल्मिन्थेस में की, एस्केल्मिन्थेस में, या फिर एनेलिडा, या फिर आर्थ्रोपोडा। तो इन चारों में से किस में ऑब्जर्व किया गया? एनेलिडा में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन से हो सकता है, तो ये भी क्वेश्चन आप इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैच द फॉलोइंग, अब इसमें आपको मैच करना है। तो ओपरकुलम किसका है? तो चलिए किसका मैच द फॉलोइंग में बता रही थी, तो देख लेते हैं। ओपरकुलम का क्या है? ऑस्टिसाइथ। पैरापोडिया किसका है? एनेलिडा का। स्किल्स किसका है? रेप्टिलिया का। कॉम्ब प्लेट्स किसका? टीनोफोरा का। रेडियूला मोलस्का। हेयर मैमेलिया। कोएनोसाइट्स किसका है? पोरीफेरा। गिल स्लाइड किसका है? साइक्लोस्टोमेटा एंड कॉन्ड्रीसाइट। यह आपका कंपटीशन बेस्ड भी क्वेश्चन हो सकता है, इसे आप अच्छे से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ सम एनिमल दैट आर फाउंड पैरासिटिक ऑन इन ह्यूमन बींग्स। तो आपको कुछ एनिमल का लिस्ट तैयार करना है जो एज अ पैरासाइट ह्यूमन बींग्स पे
फाउंड करते हैं यानी रहते हैं। तो पहला टीनिया सोलियम, इसका कॉमन नेम पोर्क टेप वर्म। नेक्स्ट स्काइसोस्टोमा, इसका कॉमन नेम ब्लड फ्लूक। थर्ड इज एस्कैरिस, कॉमन नेम राउंड वर्म। एंड फोर्थ वन वाउचेरिया फाइलेरियल वर्म। एनसाइक्लोस्टोमा हुक वर्म। पेडिकुलस हेड लूस। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में टोटल हमने 15 क्वेश्चंस की स्टडी की। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 5 के साथ। तब तक के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको चैप्टर 5 के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में तुरंत मिले। और आप मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।